गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आदिल सर फिर से आ गए आपके लिए डे नाइट स्टडी चैनल पे, और आपके लिए एक इंटरेक्टिव सेशन लेकर। दोस्तों, डीएनएस ने जो आपसे वादा किया था कि हम समझाएंगे रटाएंगे नहीं, तो बस उसी सेशन का था इंतजार, और तैयार है आप सब। तो आदिल सर भी तैयार है। आज की इस कंटेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आपको मालूम है कि हमारा जो पिछला सेशन गुजरा है उसमें मैंने सीयूईटी से बीकॉम में कैसे होगा एडमिशन वो आपसे डिस्कस किया। अकाउंटेंसी का सिलेबस आपसे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया। वक्त आ गया है सर, बताइए ना बिजनेस स्टडीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे, इसी सेशन का था आपको बेसब्री से इंतजार। आइए समझते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक अगर किसी बच्चे ने लिया है बिजनेस स्टडीज, बीकॉम में चाहिए एडमिशन, तो बीएसटी में यानी बिजनेस स्टडीज में क्या क्या होगा पढ़ना। बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वीडियो ये होने वाला है, तो आप लोग बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पे अटेंशन हियर, ताकि आपको एक एक बात हम अच्छे से समझा दें। आइए देखिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस कोर्स में इनरोल होना है तो आप डीएनएस एजुकेट ऐप डाउनलोड कर लो बच्चे, ताकि हमारा जो 11 जनवरी से हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है उससे आप लोग लाइव सेशन के थ्रू मुझसे पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डिटेल एनालिसिस करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एमसीक्यू लगवाऊंगा, एजर्शन रीजन सारा कुछ करवाऊंगा। आपको मैं बताऊं बच्चे, प्यारे बच्चे, इस बात को आप समझिएगा कि बिजनेस स्टडीज की बात करें तो आपको मालूम है कि इससे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। हर सही आंसर पे आपको +5 मिलेगा, एक गलत हुआ तो आपका -1 हो जाएगा, ये आपको मालूम है। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स के इनरोल होने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप हमारे डीएनएस ऑफिशियल को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे मेंटोर यानी कि मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने भी अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तुरंत कांटेक्ट करो, तुरंत व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे और एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर, आप अगर प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर को एनालिसिस करके देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन क्या है सर? देखो बच्चे, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर ये एजर्शन क्या है और ये सर रीजन क्या है। एजर्शन का मतलब होता है कोई फैक्ट। मैंने पिछली क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, एक फैक्ट, यानी जैसे मैं कहूं कि मैंने पिछली क्लास में सेम एग्जांपल है, मैं फिर वही समझा, क्योंकि जो बच्चे पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उनके लिए काम आ जाए। मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। रीजन मैंने लिखा क्योंकि वो धूप में रहता है। हाँ सर, ये कैसा रीजन दिया रहे आप? क्योंकि वो धूप में रहता है। एजर्शन का मतलब होता है कोई फैक्ट, कोई तथ्य। कौवा काला होता है? हाँ सर, हाँ कौवा तो काला होता है सर। हाँ बच्चों, तो वही तो है। क्या रीजन ये है कि वो धूप में रहता है? हाँ सर, रीजन सही नहीं, ना सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चे, एजर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है, ये सिंपल एजर्शन और रीजन। इसी तरीके से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे ना। अच्छा, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, एक क्वेश्चन पूछ दो, उसमें पूछेगा, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान से पूछ दे, ये ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है या बजट है। उसी तरीके से अलग अलग टॉपिक से सेटिंग, अगर आपको प्लानिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टाफिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इन सबसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देगा और उससे रिलेटेड 4 एमसीक्यू देगा आपको समझ में। जैसे कि मैं बोलूं, पुटिंग द राइट पर्सन एट ए राइट जॉब, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन सो दैट राइट वर्क कैन बी डन एट अ राइट टाइम। हाँ, तो बताओ ये क्या है? आप बोलेंगे सर स्टाफिंग। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछा, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन सच ए मैनर सो दैट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव। ये क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, मैं पूछूं, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, फॉर व्हॉम इट इज टू बी डन सो दैट आवर गोल कैन बी अचीव। ये क्या है सर? प्लानिंग। उस तरीके मैं पूछूं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग। मैं पूछूं, मैचिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान आउटपुट। कंट्रोलिंग। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे और मैं आपको एक एक चीज का एनालिसिस करवाने वाला हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम को, सब मेरा जो क्लास हो वो बाइलैंग्वेज होने वाला है, तो आपको एक एक सेशन, एक एक चीज इजीली समझ में आएगा। बस इस सेशन को गौर से देखते जाओ।
तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या होता है, मैच द कॉलम में एक स्टेटमेंट इधर एक स्टेटमेंट उधर, जो सही होगा उसको मिलान करा दीजिए, दैट इज मैच द कॉलम। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो है केस बेस्ड एमसीक्यू, यानी एक केस स्टडी दे देगा, बड़ा सा कहानी स्टोरी दे देगा, स्टोरी देने के बाद उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दे देगा, आप उसको सॉल्व करना है। और मैं जब एक बात पता है बच्चे, मैं आपको बताऊं, जब आप बिजनेस को अच्छे से समझ कर नहीं ना पढ़ते हो, केस स्टडी नहीं लगेगा। जो बात साफ और धीरे समझाने आया है तो याद रखना, एक एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ताकि हर एक चीज कंप्लीटली समझ में आ जाए। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, उसमें एक केस स्टडी होता है कि मिस्टर राम एक कंपनी में मैनेजर है, उस कंपनी में बहुत ज्यादा वर्कलोड उनका बढ़ गया। जब उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया तो वो सर के दर्द का दवा खाने लगे। अब मुझे बताओ, मिस्टर राम बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने अपना कुछ पावर अपने नीचे के सुपरवाइजर को दे दिया। वो क्या कर रहे हैं सर, वो डेलीगेशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप लेवल टू जस्ट बॉटम लेवल इज नोन एज डेलीगेशन। और अच्छा मिस्टर राम को जब ओवर वर्क से ओवर बर्डन हो गया, बहुत ज्यादा काम का टेंशन हो गया, तो उन्होंने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों से बांट दिया। ये क्या कर रहे हैं सर, ये डिवीजन ऑफ वर्क है सर, एक डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल का प्रिंसिपल है। अच्छा मिस्टर राम को जब काम का बहुत ज्यादा बर्डन हुआ तो उन्होंने अपने कुछ पावर कुछ लोगों में दे दिया, और पावर के साथ साथ रिस्पांसिबिलिटी भी दे दी। ये क्या है सर, ये अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी है सर। अच्छा मिस्टर राम एक कंपनी में मैनेजर है, वहां के जो संडे को वहां सारे टॉप लेवल के एम्प्लॉय को छुट्टी मिलता है, लेकिन जो छोटे वर्कर होते हैं, जो प्यून होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलता। कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन है सर, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है सर। अच्छा मिस्टर राम पैसा लगाना चाहते हैं कुछ बड़े एसेट्स को खरीदने में, ये कौन सा डिसीजन ले रहे हैं सर, ये सर ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सर। अच्छा मिस्टर राम को पैसे की जरूरत है, उन्होंने इक्विटी और शेयर और लोन से पैसे का इंतजाम किया, वो कौन सा डिसीजन ले सर, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है सर। मिस्टर राम को एक सामान खरीद कर लाते हैं, वो सामान डैमेज निकल जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कहां शिकायत करेंगे सर, अगर अप टू 1 करोड़ तक होगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 1 करोड़ से 10 करोड़ होगा, स्टेट कमीशन 10 करोड़ से प्लस होगा, नेशनल कमीशन। ये है केस बेस्ड एमसीक्यू। कितना आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको छोटे छोटे एग्जांपल और बड़े बड़े क्वेश्चन को भी अगर हम पढ़ के कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, बच्चे आग लगा देंगे और सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे केस स्टडी आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एजर्शन रीजन मैंने बताया, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसका रीजन देगा, आपको पता करना कि वो स्टेटमेंट उस रीजन के हिसाब से सही है या नहीं है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट कोई लॉजिक समझ में ना आए पूछना जरूर। आइए बिना किसी सेशन के समझते हैं। आइए देखिए बिना लेट किए, तो आपको मालूम है क्लास 12th में अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में कुल कितने चैप्टर है, मुझे तो सब कुछ रटा हुआ है, बस आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तीसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यही है ना, सब कुछ रटा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम में जब कुछ पढ़ा है, जब मैं बीएचयू से मैंने बीकॉम किया, जब एमकॉम किया, ये सारा एंट्रेंस मैंने क्रैक किया सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट की बदौलत। और डीएनएस लगा देगा जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा, एक एक चीज की डीप एनालिसिस करवाएंगे आपको, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाएंगे। क्योंकि टीचर का मतलब ये नहीं जो रटा हुआ समझाए, टीचर का मतलब क्या है, टीचर का मतलब ये होता है बच्चों जो समझा कर पढ़ाए। आइए देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना, कोई डाउट हो पूछना बच्चों जरूर। अच्छा, ये सब चैप्टर मैंने अभी जस्ट डिस्कस भी कर लिया, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, ये क्लियर है ना सबको, कोई डाउट नहीं सर, ये सारा कुछ डिस्कस किया। आइए मैं एक एक चैप्टर को थोड़ा सा आपसे एक एक चैप्टर पे थोड़ा डिस्कशन करूं। सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन, आप लॉजिकली बस सुनते जाओ, मुझे मैं लिखूंगा नहीं, मैं समझा रहा हूं, बस समझो। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इट्स मिनिमम कॉस्ट। टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, जान लगा दे रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, ये इफिशिएंसी है। टीचर अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर दे, इफेक्टिवनेस। उसी तरीके से सामान अच्छे से बन रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, इफिशिएंसी है। सामान टाइम पे बन गया, इफेक्टिवनेस है। इससे केस स्टडी पूछता है, मिस्टर राम एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको 100 यूनिट बनाने को दिया 10 रुपए के हिसाब से, उसने खर्चा 12 रुपए गिरा दिया, सर इफिशिएंट नहीं है, लेकिन काम समय पे किया, इफेक्टिव है सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। टॉप लेवल का काम क्या होता है, प्लान एंड पॉलिसी बनाना। मिडिल लेवल का काम डिपार्टमेंट संभालना, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स। लोअर लेवल का काम यानी सुपरवाइजर, वहां पे वर्कर से काम करवाना, ये लोअर लेवल का काम। दैट इज सुपरवाइजरी लेवल इज आल्सो नोन एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सब कुछ एनालिसिस करवाएंगे डीप एनालिसिस के साथ। कोई डाउट होगा पूछना। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2 खास टॉपिक है, एक फ्यूल के 14 प्रिंसिपल और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सिलेबस में ये सब कुछ आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डीएनएस एजुकेट ऐप पे 11 जनवरी से हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एकदम लाइव सेशन। जल्दी जल्दी इस कोर्स में कर लो एनरोल, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे आपके लिए लेकर आया। अब आते हैं सिलेबस पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 प्रिंसिपल है, एक फ्यूल का, दूसरा टेलर का। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, ये 14 प्रिंसिपल एकदम रट्टाफिकेशन, एकदम समझ के आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। अगर कौन सा प्रिंसिपल काम का कहता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, डिवीजन ऑफ वर्क, पावर को बांट दो, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। उसी तरीके से अच्छी सैलरी दो, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, है ना। ये सब कुछ सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट दो, सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल एनालिसिस में। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन मतलब फेयर सैलरी दो, हैंडसम सैलरी दो, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी देना, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। उसी तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करें तो साइंस नॉट रोल ऑफ डिसीजन मस्ट नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विश एंड विल ऑफ द मैनेजर। ये रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, अंधाधुंध फैसले नहीं लिए जाएंगे। उस तरीके से अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करें तो पीस वेस सिस्टम क्या होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, ऑपरेशनल क्या होता है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ये सारा कुछ देखेंगे। एक एक चीज की डीप एनालिसिस करने वाले इस पूरे चैप्टर में। उसी तरीके से अगर हम लोग तीसरे चैप्टर पे आए तो इसमें हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, द फोर्सेस, फैक्टर, इंस्टीट्यूशन व्हिच आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस। जो हमारे बिजनेस को जो चीज अफेक्ट करता है वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। हमारा कस्टमर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, हमारा सप्लायर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, हमारा कंज्यूमर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिजनेस बीच में है, सबको ही अफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशन की बात करें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब कुछ लीगल, सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। डाउट हो कहीं भी पूछना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लानिंग का प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ही बहुत है प्लानिंग का प्रोसेस, एकदम सब कुछ रटवा देंगे। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव को सेट करो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट वेरियस अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान, फॉलो अप, ये सब कुछ। लिमिटेशन ऑफ प्लान की बात करें, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग इंसान को कठोर बना देता है। उसी तरीके से प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज टू कॉस्टली। ये सब कुछ समझाएगा आपको, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, घबराना नहीं, सिलेबस डिस्कशन है, डरना नहीं। आदिल सर बहुत आराम से पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लेने के बच्चे। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, बजट क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल एनालिसिस होगा। उसके बाद हम लोग बात कर ले ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जब प्लान आपने कर लिया तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके काम करवाना। आपने प्लान किया बर्थडे पार्टी करेंगे, अब आप केक ला रहे हैं, सारा कुछ इंतजाम करें, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। उस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में देखेंगे एक होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक ढंग से काम करे, जो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करे, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, स्केलर चेन को फॉलो करता है, वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल होता है बट डे बाय डे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, और आपका बच्चा ठीक है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल हो जाता है, रूमर्स फैलने लगते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हम लोग का आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, जब पावर दो लोगों के बीच में बटे डेलीगेशन, जब पावर सबके बीच में बढ़ जाए डिसेंट्रलाइजेशन।
कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे सर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग क्या होता है? पुटिंग द राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन सो दैट राइट वर्क कैन बी डन एट अ राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग। ये सब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देखेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस कैसे एक एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट करते हैं, तो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी उनको इनवाइट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर जब वो आएंगे तो उनका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। सिलेक्शन टेस्ट में 5 तरह का टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद उनका मेंटल एबिलिटी होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फाइनली जब एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उनका पैनल इंटरव्यू करवाएंगे। पैनल इंटरव्यू करने के बाद उनको हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करवाएंगे, जो एक्सपर्ट का इंटरव्यू होगा वो सारा कुछ करवाएंगे। उसके बाद जब वो लगेगा तो उसको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। फिर उनको एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएंगे, जहां गेट टुगेदर होगा पुराने एम्प्लॉय का नए एम्प्लॉय से, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। उसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्टिंग की बात कर ले, तो डायरेक्टिंग होता क्या है? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल, यानी जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करने आ गए उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, उनको संभालना, बताना कैसे काम होता है, इज नोन एज डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस भी बहुत अहम है। और मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो कौन था? मैस्लो एक बंदा था जिसने बताया था कि एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है। तो मैस्लो ने बताया था किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए 5-6 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की तरफ जाता है। फिर वो पैसा जुगाता है अपने फ्यूचर के लिए। अगर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है तो उसके बाद वो सोचता है कि अब उसको रिस्पेक्ट चाहिए। अब जब उसको रिस्पेक्ट मिलने लगता है तो उसको लगता है कि अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी वो सोचता है कि अब एकदम तारे तोड़ रहा है, आसमान में उड़ने लगे, इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सारा कुछ देखेंगे बच्चे। उसके बाद आता है हम लोग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? जो हम प्लान किए और जितना हमने परफॉर्म किया उसके बीच में अगर मैचिंग नहीं कर रहा है, यानी हम कभी कभी प्लान करते हैं कि 90% लाना, आपकी प्लानिंग सीयूटी क्रैक करना है सर, सीयूटी क्रैक करना है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से आप मेहनत नहीं करते, कंट्रोल करोगे ना, मैचिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान आउटपुट इज नोन एज कंट्रोलिंग। उसी तरीके से कंट्रोलिंग के लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग के स्टेप कि पहले अपने स्टैंडर्ड को चेक करना, फिर उसको मैच करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से, फिर उसमें अगर डेविएशन होता है उसको जाना, फिर डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, फिर फाइनली हम उसमें क्रिटिकल बेस्ड कंट्रोल भी होता है, उसमें समझ रहे हैं ना इस तरीके से। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये सारा कुछ एकदम टॉपिक सब सर बस पढ़ा दीजिए सर और सब कुछ हो जाएगा सर। उसका पार्ट भी देखेंगे हम लोग, बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग। तो बिजनेस फाइनेंस में मैंने बताया जनरली हम बिजनेस फाइनेंस में 3 तरह का डिसीजन लेते हैं। दैट इज वन इज नोन एज, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग और कंज्यूमर, ये 4 चैप्टर जो इसमें पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। अगर हमें कहा जाता है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो खून है वो क्या है बच्चों? वो पैसा है। अगर पैसा होगा तो बिजनेस चलेगा, पैसा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता है। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस चलाने के फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम लोग 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी पैसे का इंतजाम करना, इंतजाम करने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसे को कहां पे लगाना। फिर होता है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड में जब कमा लिए तो उसे कैसे बांटना। ये तीनों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यानी फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन यानी हमें कितना पैसा मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग में लगाना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कितना पैसा हमें डे टू डे एक्सपेंस में लगाना है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। इसको भी हम लोग इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग देखेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन मनी मार्केट क्या है, उसके बाद सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे, एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे, आग लग जाएगा सर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट करना ना, मार्केटिंग में मतलब होता है कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सामान बनाना ताकि कस्टमर को अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिले और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमाना, इज नोन एज मार्केटिंग। फिर मार्केटिंग में 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो कि मैकार्थी ने दिया था, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट डिसीजन में हम लोग देखेंगे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। उस तरीके से प्राइसिंग में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। प्लेस यानी सामान एक जगह बनता है पूरी दुनिया में बढ़ता है, ये प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उस तरीके से हम लोग प्रमोशन में देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, सब कुछ रटा है भाई। तैयार हो जाओ, इस सेशन में एकदम आग लगा देंगे। और लास्ट हम लोग फाइनली बिजनेस स्टडी में देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसको डिटेल से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कैसे हम किसी, हमारे पास क्या क्या राइट्स है, राइट टू सेफ्टी क्या है, राइट टू सीक रिड्यूशल क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है, ये सारे राइट्स। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर कि इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, ये। उसके बाद सीक रिड्यूशल एजेंसी, यानी अगर किसी भी तरह का कंप्लेन हो जाता है तो हम लोग कब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, कब स्टेट में जाएंगे, कब नेशनल में जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले इस इंटरेक्टिव सेशन में। बस आप तैयार हो जाओ आग लगाने के लिए। और सीयूटी का ये कोर्स
आया है आपके लिए, तो एकदम तैयार हो जाइए। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल में हम पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे, एक एक चीज डिटेल एनालिसिस करेंगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और हमारा बहुत जल्द और भी बहुत सारे लेक्चर्स हम यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे पेड कोर्स में इनरोल करने के लिए आप डीएनएस एजुकेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कि उसमें किस तरीके से पेड कोर्स में अगर हमारे इनरोल करना चाहते हैं, ताकि 11 जनवरी से हम अपना ये बैच लॉन्च कर रहे हैं और ये लाइव क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर आपको किसी भी तरह का डीएनएस एजुकेट ऐप डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पेड कोर्स को इनरोल कर लीजिए, बहुत इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। और लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे आदिल शरीफ सर के साथ, और एकदम मैं बता रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं रटवाने वाला, सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे, एक एक एग्जाम्पल देके, एक एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देके समझा के पढ़ाऊंगा। आग लगा देंगे हम और आप मिलकर, ताकि सीयूईटी होगा क्रैक, क्योंकि आदिल सर है आपके साथ। और आखिर में मैं वही बात कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।